हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रंजीत आईएएस सर के द्वारा जो सामान्य अध्ययन का पेपर तैयार किया गया है, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है और पूर्णतः एससीईआरटी बेस्ड है, उसके सेट 10 को देखने जा रहे हैं। ये हमारा 10वां सेट है। इससे पहले हम लोगों ने कुल 9 सेट को कवर कर लिया है। तो अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ जाके उन सभी सेट्स को भी आप पूरा कर लीजिए जो आपसे छूट गया है। और फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? तो कौन है वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरन। सारनाथ का जो स्तंभ धर्मचक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक था और धर्म संघ की अनुच्छनता बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो मुख्य जानवर हैं वे हैं हाथी, घोड़ा, बैल तथा सिंह की सजीव कृति उभरी हुई है। और इसमें जो है हिरन का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यह थे सीडी देशमुख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो है सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा पहला बैंक है जिसने भारत में एटीएम की शुरुआत की? तो जो बैंक हो जाएगा इसका राइट आंसर HSBC। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। HSBC का अर्थ हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और यह जो बैंक है दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं संगठनों में से एक है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसलिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखना, जब आयोग जो भी एग्ज़ाम ले चुकी है उन क्वेश्चनों को भी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि बीपीएससी का जो ट्रेंड रहता है कि हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट देता है, या घुमा फिरा के पूछने की इसकी वो टेक्निक होती है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो यह हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो यह निर्वाचित हुए थे 12वीं लोकसभा के लिए। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी पीटी परीक्षा द्वारा पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किलों को छीना था? तो वह कौन सा शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिहर द्वितीय। हरिहर जो सेकंड थे, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था जिसने बहमनियों से गोवा का किला छीन लिया था। और हरिहर द्वितीय जो था वह संगम वंश का तीसरा शासक था जिसका कार्यकाल 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासक था? तो यह थे तुलु वंश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलु वंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश था। और तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी को दक्षिण के संतलत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। कृष्णदेव राय ने हम्पी के कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो यह जो मंदिर है यह अवस्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कृष्णदेव राय ने 1513 ईस्वी में कृष्णा स्वामी मंदिर की स्थापना हम्पी में की थी जो वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? यह भी क्वेश्चन बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। करंट के तौर पर आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश, तो यह था बहरीन। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है यह पहला अरब देश था जिसने मिस्र के साथ शांति समझौता किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह बिहार को रिलेट करता है। सॉरी फ्रेंड्स, अंत्योदय पूछ रहा है, मैं कोरोना काल वाला समझ गई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम जो है सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू किया गया था 25 दिसंबर सन 2000 को। भारत के राजस्थान राज्य से अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसका
प्रमुख जो कार्य था गरीबों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है, तो यह जो हो जाएगा असहयोग में, ऑप्शन जो सी है हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सत्याग्रह का क्या मीनिंग हो जाएगा, तो जो वह आग्रह जो सत्य के साथ किया जाए उसे हम सत्याग्रह कहते हैं, और गांधी जी की अभिव्यक्ति का माध्यम था, जो कि अब गांधी जी का अभिव्यक्ति का माध्यम था और जिसकी अभिव्यक्ति में जो है असहयोग से होती है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग के ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया था, तो मुस्लिम लीग ने जो है पृथक मुस्लिम राष्ट्र की जो मांग को स्वीकार किया था, यह किया गया था ऑप्शन डी 1940 के लाहौर अधिवेशन में। अगला सवाल है हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो यह थे सी गोपालाचारी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो स्वतंत्रता के बाद जो पहली गैर सरकार बनी थी कांग्रेसी, यह थी केरल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राजा राम मोहन रॉय ने किसके विरोध ऐतिहासिक विरोध किया था, तो यह किया गया था सती प्रथा के विरोध में। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के विरोध ऐतिहासिक विरोध किया था। 1826 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इन्हें जो है 19वीं सदी के भारत के पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था, 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय यह कथन किसने कहा था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। उपयुक्त जो कथन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय कहा गया था। अगला सवाल है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में जो उच्च न्यायालय की स्थापना है यह 1862 ईस्वी को की गई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी, तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास, ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका जो नेतृत्व है महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है हमारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की, तो यह कब की गई थी, तो यह की गई थी ऑप्शन ए 1913 ईस्वी को। अल हिलाल एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे 1912 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम नवयुवकों को प्रोत्साहित करना था, और जो है इसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर बल भी देना था, परंतु सरकार द्वारा प्रतिबंध के उपरांत जो है सन 1913 ईस्वी को जो है अल बलाग की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है, तो इसका जो परिणाम हो सकता है समुद्र स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। उपयुक्त जो सभी कारण है यह संभावित परिणाम हो सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो जो कथन सही है वो हो जाएगा, ऑप्शंस को पढ़ने पर आप पाएंगे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। अगला सवाल है हमारा, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं, तो ये जो वन होते हैं ये मैंग्रोव वन होते हैं। मैंग्रोव वन जो होते हैं चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, और मैंग्रोव वन तटीय प्रदेशों में उगाया जाता है जो तूफान एवं चक्रवात इत्यादि में सहायक होते हैं। और मैंग्रोव वन को बचाने के लिए होप नामक जो है NGO भी चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है, तो यह जो सबसे बड़ा वन है साइबेरिया का टैगा वन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन है। अगला सवाल है हमारा, कहाँ के वृक्ष कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं, तो यह जो है पर्णपाती वन कहलाते हैं, जो अपने पत्तों को साल में एक बार जो होती है गिरा देती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, बृहद हिमालय स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, तो यह कहाँ अवस्थित है, तो यह है लद्दाख, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है और भारत में सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है। नेक्स्ट सवाल है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय तंत्र का भाग है। यह लद्दाख और काराकोरम श्रृंखला में है जो हिमालय तंत्र का भाग है।
और जो है पूर्वांचल क्षेत्रों के अंतर्गत गारो, खासी, जयंतिया, पटकाई और लुशाई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा मारवाड़, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर संभाग राजस्थान का जो मारवाड़ है यह क्षेत्र कहलाता है। अगला सवाल है, अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। तो अराकान योमा जो है यह म्यांमार में स्थित है और यह जो पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वोत्तर विस्तार है जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावदी नदी बेसिन के बीच पाई जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो यह जो हुआ था ऑप्शन बी दामोदर नदी पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो यह हुआ था कृष्णा नदी पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागा अर्जुन बांध का जो निर्माण है वह कृष्णा नदी पर नालकोंडा जिला तेलंगाना में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को डैश दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो किसको जोड़ता है ये? तो यह जो है जोजिला दर्रा को जोड़ता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पैटस या धब्बा क्या है? तो यह जो है एक प्रकार का लैटेराइट निक्षेप है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? तो लोकेशन पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, क्योंकि जो है रणथंभौर जो है यह राजस्थान में अवस्थित है और बांदीपुर जो है यह कर्नाटक में अवस्थित है और जो गिर है वह गुजरात में अवस्थित है। तो इसके अकॉर्डिंग तीनों ही 3 राज्यों में स्थित है, तो मध्य प्रदेश का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ जो है पक्षी विहार नेशनल पार्क है, वहीं उसकी अवस्थिति है। तो फ्रेंड्स जब आप देखेंगे मिलाएंगे क्वेश्चन को तो आप पाएंगे कि जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वह कर्नाटक में अवस्थित है, कर्नाटक में अवस्थित है। वही गिर फॉरेस्ट जो है यह गुजरात में अवस्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम में अवस्थित है और रोहला जो है नेशनल पार्क वह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप भी मिला के ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी फर्म की संतुलन अवस्था निर्धारित होगी जब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सीमांत राजस्व बड़ा हो जाएगा सीमांत लागत से। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्यस्थता है जिसे कहा जाता है? तो इसे जो कहते हैं हम प्रत्यव्य स्फीति, ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा एडम स्मिथ के अनुसार कराधान के कैनन में नहीं आता है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साधारणतः का कैनन। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, वह सट्टेबाज जो लाभ कमाने हेतु कीमतों में गिरावट आने पर वापस खरीदने के लिए शेयरों की बिक्री कर देता है, उसे एक डैश कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मंदड़िया या बियर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? ये एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? तो यह पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है संविधान सभा में पेश किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई थी। और नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो इसकी जो स्थिति थी वह हो जाएगी ऑप्शन बी हो जाएगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? तो यह शब्द है संघ, ऑप्शन जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो गणतंत्र में जो अंतिम शक्ति होती है वह जनता के पास होती है।
क्योंकि जो गणतांत्रिक राज्य होता है उसमें जनता की जो होती है सर्वोच्च अधिकार होते हैं, क्योंकि विशेषाधिकार किसी भी वर्ग को प्राप्त नहीं होता है। और सार्वजनिक पद बिना भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खुले होते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय ऑप्शन ए साम्यवादी के। ऑप्शन जो ए हो जाएगा एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उदारवाद का प्रतीक है। तो उदारवाद का जो प्रतीक है वह राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता है। अगला सवाल है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो बिहार में जो है सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे लंबोदर मुखर्जी। ऑप्शन जो बी हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में जो है 12 अनुसूची है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो यह किया गया है प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन जो ए है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है। तो यह उपबंध किया गया है 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो यह होता है आभासी, आवर्धित तथा सीधा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है। तो यह जो शब्द है यह हो जाएगा कैंडिला। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई होती है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। तो इसे हम अभिवहन या एडवेक्शन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा के क्षैतिज अंतरण को हम अभिवहन या एडवेक्शन कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है। तो सैलिसाइक्लिक एसिड का हम उपयोग करते हैं इसमें। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हेमेटाइट अयस्क खनिज है। तो हेमेटाइट जो है वह लोहे का अयस्क है या खनिज है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है। तो यह होता है मैलिक एसिड। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा, और इसका उपयोग पेय पदार्थों को खट्टा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, डिलोनिक्स रेजिया रैफिन वैज्ञानिक नाम है। तो यह किसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलमोहर का। ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है आंतरिक आयु का पता करने के लिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो मानव शरीर में जो है कुल 206 अस्थियां होती हैं या हड्डी होती हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो मृदा जल तनाव को हम किस विधि के द्वारा मापते हैं। तो यह मापा जाता है टेंसियोमीटर के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसे सिंचाई प्रणाली में भी उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा। तो एक तरफ दिया गया है ये सॉरी फ्रेंड्स, इसको हमको सीरियली सजाना है। तो लखनऊ समझौता, द्वैध शासन का प्रवर्तन, रॉलेट अधिनियम या बंग भंग। तो कौन कब आएगा सीरियली जब हम सजाएंगे। तो पहले जान लीजिए, जो बंग भंग हुआ था, जो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। रॉलेट एक्ट जो हुआ था यह हुआ था 1919 ईस्वी को। 1919 ईस्वी को द्वैध शासन लागू की गई थी। द्वैध शासन को कब लागू किया गया था। तो यह भी 1919 में ही लागू किया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा 1919 में। लेकिन यह जो है रॉलेट एक्ट यह 8 मार्च को लाया गया था। और लखनऊ समझौता जो है यह किया गया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो है समझौता हुआ था 1916 ईस्वी को। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, दी अर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है रॉलेट एक्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द अर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। तो इनका जो पहला साहसिक कदम था यह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 ईस्वी को इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया था।
नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो इनकी नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था और इस हत्याकांड में जो है विश्वव्यापी निंदा की गई थी, जिसके दबाव में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने जो है 1919 में 1 अक्टूबर 1919 को इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किए थे। अगला सवाल है हमारा, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो यह अपनाया गया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। अगला सवाल है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती स्थान था। तो यह कौन सा स्थान में की गई थी? तो यह किया गया था पूर्वी बंगाल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। तो यह आरंभ किया गया था साबरमती से। 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है साबरमती से दांडी तक अपने 78 अनुयायियों के साथ यह पदयात्रा की थी। अगला सवाल है हमारा, 1930-32 ईस्वी की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। अगला सवाल है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जो सही कथन नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत विभाजन की स्वीकृति। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ दिया गया है उष्णकटिबंधीय, दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति को दिया गया है। तो जब आप मिलाएंगे तो उष्णकटिबंधीय जो हो जाएगा साइलेंट वैली हो जाएगा, शंकु वृक्ष वन जो हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, मैंग्रोव वन जो हो जाएगा यह सुंदरवन में, तथा पतझड़ वन राजस्थान में। देन इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, चिपको आंदोलन है। तो चिपको आंदोलन क्या है? तो यह वृक्षों को बचाने के लिए यह आंदोलन था जो कि उत्तराखंड के चामोली जिले में किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए 1970 के दशक में प्रारंभ किया गया था। और इसके जो आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे वह सुंदरलाल बहुगुणा तथा कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरा देवी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल है, करेरा अभयारण्य है। तो यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है और यह एक पंछी अभयारण्य है। अगला सवाल है हमारा, भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरवन में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो यह हो जाएगा प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गेंडा के लिए, एक सिंग वाले गेंडा के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है? तो यह जो स्थल है यह हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारतवर्ष का जो राष्ट्रीय उद्यान है प्रथम, यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी को। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? तो यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? तो यह अवस्थित है बीजापुर में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह पारित किया गया था सन 2002 में। को देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण आर्द्र उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो सेम जो है यह संबंधित है पारिस्थितिकी में परिवर्तन से। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल या हॉट स्पॉट है। तो यह हॉट स्पॉट कहाँ अवस्थित है? तो यह पूर्वी व पश्चिमी घाट में स्थित है, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा जो है यह अवस्थित है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, अभयारण्य सेंचुरी एक सिंग वाले राइनो के लिए जाना जाता है। तो एक सिंग वाले जो राइनो के लिए जानते हैं हम, वह अभयारण्य है काजीरंगा,
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? तो जो नहीं है वह हो जाएगा चिल्का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील जो है ओडिशा में स्थित है, जो कि रामसर सम्मेलन के अंतर्गत आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? तो यह जो प्रमुख कारण है यह हो जाएगा वन उन्मूलन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का जो कारण है वह वन उन्मूलन प्रमुख कारण है और यह मानव क्रियाकलाप का दुष्परिणाम है। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।